हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया चैप्टर, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, इसको समझने के लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। सपोज करो ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो कर रही है, राइट? और यहाँ पर कोई चार्ज Q है। यह चार्ज अगर रेस्ट में है तो हम देखते हैं कि इस पर कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है, यानी चार्ज जैसा है वैसा बना रहता है। इससे आप मान सकते हैं कि ये चार्ज जो है एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे है। इस पर है एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे है, इसलिए इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। क्योंकि फोर्स लगता तो इसका मूवमेंट स्टार्ट होता है। इससे पता चलता है कि करंट में कोई इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता है, और ये सिंपली समझा जा सकता है क्योंकि कोई भी कंडक्टर जो होता है वह पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के इक्वल कंसंट्रेशन से बना होता है। इसके किसी भी पार्ट पर, किसी भी यूनिट वॉल्यूम में अगर हम चार्ज के वायर के ले लें तो जितने पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो सिंस देयर इज़ नो इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसलिए ये चार्ज कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है। फर्दर अगर इस चार्ज पार्टिकल को सपोज किया ये पॉजिटिव है, सपोज किया ये पॉजिटिव है और इसको हम मूवमेंट करा देते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, तो हम देखते हैं कि इस पर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है टुवार्ड्स द वायर, टुवार्ड्स द कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इससे पता चलता है कि करंट में मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, यानी करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। यानी अगर where there is current there must be magnetic field, क्योंकि जब यहाँ पर कोई चार्ज है ही नहीं, चूँकि करंट कैरिंग कंडक्टर के किसी भी पोर्शन में कोई भी नेट चार्ज किसी भी वक्त नहीं होता है, तो जब नहीं होता है तो इस मूविंग चार्ज पर फोर्स कहाँ से आ गया? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का तो हो नहीं सकता। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स होता, इलेक्ट्रिक फोर्स होता, तो डेफिनेटली जब ये चार्ज रेस्ट में था तब भी लगता। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अतिरिक्त तो कोई और फील्ड यहाँ पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अतिरिक्त तो कोई और फील्ड है जिसकी वजह से ये मूविंग चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है टुवार्ड्स कंडक्टर, टुवार्ड्स कंडक्टर that is perpendicular to the direction of movement of the charge, right? अगर ये चार्ज निगेटिव कर दिया जाए तो हम देखते हैं इसको चेंज करने के लिए इस चार्ज को अगर हमने निगेटिव कर दिया और इसका मूवमेंट अपवर्ड ही रखा तो हमने एक अलग ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व किया। हमने जो ऑब्जर्वेशन फर्स्ट केस में ऑब्जर्व किया था वो ऑब्जर्वेशन अब की बार हमको नहीं मिला। हमको क्या मिला? ये इस पर एक रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? एक रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। इट मीन्स अपने से अवे एक्सर्ट कर रहा है। जब हम कंडक्टर में करंट का फ्लो बंद करा देते हैं तब हम देखते हैं नाइदर इट इज मूविंग टुवार्ड्स द कंडक्टर नॉर इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द कंडक्टर। दैट इज magnetic field is produced by the current flowing in the conductor. It's the magnetic effect of current.
इस घटना को, इस फेनोमेना को सबसे पहले ऑब्जर्व करने वाला शख्स कौन था? बता सकते हैं कौन था? ओरेस्टेड एक साइंटिस्ट था, उसने सबसे पहले इस फेनोमेना को ऑब्जर्व किया था। कैसे ऑब्जर्व किया था? एक सिंपल एक्सपेरिमेंट के द्वारा। सिंपल एक्सपेरिमेंट में आप यूँ देख सकते हो, उन्होंने एक बैटरी ली थी। क्या लिया था? एक बैटरी लिया था। ये बैटरी का सपोज करो पॉजिटिव एंड है और ये बैटरी का निगेटिव एंड है, और इसको इन्होंने एक तार द्वारा, जिसमें एक की भी लगी थी, इसको इन्होंने जोड़ दिया था, इसको कनेक्ट कर दिया था, और इसमें एक अमीटर भी, गैल्वोमीटर भी लगा दिया था, एक सेंसिटिव गैल्वोमीटर भी लगा दिया था, और इसके पास इन्होंने एक कंपास रखा था। कैसा रखा था? कंपास रखा था। जैसे ही इन्होंने इस स्विच यस को प्रेस किया तो उन्होंने देखा कि ये मैग्नेटिक नीडल और कंपास गेट्स डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर नेचुरल डायरेक्शन, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। क्योंकि एरो नॉर्थ में रुकता है और इसकी टेल जो है वो साउथ में रुकती है, नेचुरली अगर कोई फील्ड नहीं होती तो। वास्तव में ये शब्द ही कहना ठीक नहीं है कि कोई फील्ड नहीं होती है, तो कोई फील्ड नहीं होती तो डेफिनेटली ये किसी भी डायरेक्शन में रुक सकता था। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं था कि वो नॉर्थ साउथ में ही रुकता। इसका नॉर्थ साउथ में रुकना, इसका नॉर्थ साउथ में रुकना ये इंडिकेट करता है कि जब कोई आसपास मैग्नेट ना हो, कोई आसपास करंट ना हो, कोई मैग्नेटिक फील्ड ना हो, तो भी एक फील्ड तो डेफिनेटली होता ही है जो इस पर एक टार्क एग्जाइट करता है, जिसकी वजह से ये अलाइन होकर उस एक्सटर्नल फोर्स के टार्क के प्रभाव में ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो रहा है। ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसका अलाइन होना ये शो करता है कि जब कोई फील्ड नहीं होती है तो कोई फील्ड तो है जो इसे पर्टिकुलरली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में डायरेक्ट कर रही है। और ये फील्ड बाद में आज हम जानते हैं कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, जिसकी वजह से ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन होता है, यानी अर्थ में मैग्नेटिज्म होगा। इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे डिटेल में, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। इसमें हम लोग इसके बारे में डिटेल करेंगे, यहाँ हमारे डिस्कशन का टॉपिक ये नहीं है। लेकिन ये अर्थ के यानी जब कोई फील्ड नहीं होती है तो ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रुकता है। नॉर्थ साउथ में डायरेक्शन में रुकता है तो इसे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकना चाहिए। लेकिन जब ओरेस्टेड ने जैसे ही इसको स्विच को प्रेस किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया इसमें डिफ्लेक्शन आया। फिर उन्होंने इस बात को कंफर्म करने के लिए कि वास्तव में ये करंट के कारण ही डिफ्लेक्शन हो रहा है, इसको ऑब्जर्व करने के लिए उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा कनेक्शन चेंज कर दिया, यानी इस वाले का कनेक्शन इससे कर दिया और इस वाले का कनेक्शन इससे कर दिया वायर से। डेफिनेटली अब हम स्विच प्रेस करेंगे तो करंट की डायरेक्शन बदल जाएगी कि करंट की डायरेक्शन सदैव किधर से किधर को फ्लो करती है, पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल फ्लो करती है एक्सटर्नल फील्ड में। तो जाहिर है कि जब हमारी पोलरिटी अब की बार चेंज हो चुकी है, पोलरिटी क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है, यानी स्विच हमारा जो है, अब ये सर्किट देखिए, ये पहले जो पॉजिटिव था वो निगेटिव से कनेक्टेड हो गया, जो निगेटिव था वो पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया। पॉजिटिव और निगेटिव यानी पोलरिटी जब हमने वायर्स की चेंज कर दी तो डेफिनेटली उससे क्या होगा, करंट की डायरेक्शन पलट जाएगी। और उन्होंने देखा कि अगर करंट में ही मैग्नेटिक फील्ड होगा तो इसका डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए। और उन्हें क्या दिखाई पड़ा, क्या ऑब्जर्व हुआ कि वो ठीक थे, इसकी डायरेक्शन चेंज हुई। इसकी और कंफर्म करने के लिए उन्होंने क्या किया, सर्किट में एक रिहास्टेट लगा दिया। क्या लगा दिया,
एक रिहास्टेट लगा दिया, यानी वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया। क्या लगा दिया? वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया। वेरिएबल रेजिस्टेंस में क्या होता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज किया जा सकता है। तो सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू जब चेंज होगी तो जाहिर है इसका डायरेक्टली इफेक्ट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ कहाँ पड़ना है? करंट पे पड़ना है। करंट की वैल्यू यानी रेजिस्टेंस बढ़ाने पर करंट घटेगी और रेजिस्टेंस को घटाने पे करंट बढ़ेगी। तो इन्होंने देखा कि जब रेजिस्टेंस ज़्यादा किया तो ये डिफ्लेक्शन घट गया। ये डिफ्लेक्शन क्यों घटा? डेफिनेटली करंट घटी है, उसी का इफेक्ट है। जब इन्होंने रेजिस्टेंस की वैल्यू कम की तो करंट बढ़ी होगी और डिफ्लेक्शन भी बढ़ गया। इट मीन्स पोलरिटी चेंज करने पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। करंट की वैल्यू में परिवर्तन करने पर डिफ्लेक्शन की क्वांटिटी में परिवर्तन आ रहा है। इन सारे एक्सपेरिमेंट के थ्रू ओरेस्टेट ये कंफर्म हो गए कि करंट में मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। तो इस दोनों चीज़ों से हम ये चीज़ समझ गए इस वाले से और इस थॉरिस्टर के एक्सपेरिमेंट से। आज हम बिल्कुल पूरी तरीके से इसको हम समझ चुके हैं, अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि करंट में मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। वेयर देयर इज करंट देयर इज मैग्नेटिक फील्ड। एक और एक्सपेरिमेंट ज़रा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या हो रहा है तब जब हम ऑब्जर्वेशन पॉइंट बदल रहे हैं। सपोज किए ये कंडक्टर है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। ये क्या है? ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। इसमें करंट की डायरेक्शन इधर से इधर को फ्लो कर लेंगे। एक चार्ज पार्टिकल है और प्लस क्यू इस पर चार्ज है और वी वेलोसिटी से ये जा रहा है। एक ऑब्जर्वर यहाँ पर है और ये ऑब्जर्व कर रहा है इस फेनोमेना को। ये ऑब्जर्वर एक स्टेशनरी सरफेस पे है और ऑब्जर्व कर रहा है। उसे ये दिख रहा है कि ये इस तरीके से डायरेक्टेड हो रहा है। इसका डेविएशन जो होता है वो टुवार्ड्स वायर हो रहा है। तो इसको ये कैसे इंटरप्रेट करेगा? इसको कैसे इंटरप्रेट करेगा? इसको इंटरप्रेट करने के लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए वो सोचता है कि एक तो चार्ज में वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी थी, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। यानी कोई फोर्स ऐसा है जिसका कोई भी कंपोनेंट वेलोसिटी के डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। अगर फोर्स का कोई भी कंपोनेंट वेलोसिटी के डायरेक्शन में जा रहा होता तो डेफिनेटली क्या होता? वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में भी चेंज होता, या इसकी स्पीड बढ़ती या इसकी स्पीड घटती। लेकिन उसने अपने एक्सपेरिमेंट में ये ऑब्जर्वर जो है, ये अगर एनालिटिकल इसका स्टडी करता है तो वो पाता है कि इसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा है और किसी भी पल नहीं आ रहा है। इधर जब जा रहा था तो छोड़ दीजिए, जब इस बात पे भी ट्रेवल कर रहा है तो उसकी स्पीड में वो एक्सपेरिमेंटली देखता है कि इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो स्पीड में ना चेंज आने पर वह इस कंक्लूजन पे पहुंचता है कि इसमें चूंकि करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड होगी। मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस पर एक फोर्स लग रहा है और फोर्स की डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट, सिंस स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल नॉट बीइंग चेंज्ड। वो नहीं चेंज हो रहा है। इसके मतलब उसके वेलोसिटी के डायरेक्शन में फोर्स का कोई कंपोनेंट किसी इंस्टेंट पे नहीं आ रहा है, neither opposite to the direction of velocity nor along the direction of velocity. That's why speed of the particle neither changes, neither it increases nor it decreases. ये चीज उसके समझ में आ गया। कौन? स्टेशनरी ऑब्जर्वर को।
तो स्टेशनरी ऑब्जर्वर को ये चीज़ समझ में आ रही है और डेफिनेटली वो देख रहा है कि जब यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है तो ये चार्ज जो है वो प्योरली क्या एक्सपीरियंस कर पा रहा है, एक मैग्नेटिक फोर्स का एक्सपीरियंस कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि जब कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, तो इस चार्ज पर कोई फोर्स लगना नहीं चाहिए। इस पर जब कोई फोर्स नहीं लगेगा तो फिर इसके डायरेक्शन में क्यों चेंज हो रहा है? इट मीन्स देयर मस्ट बी अ फोर्स व्हिच इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द पाथ ऑफ द मूविंग चार्ज। अब परपेंडिकुलर लगने से क्या होता है, इससे ये कंफर्म हो जाता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वह चार्ज के मूवमेंट के डायरेक्शन के ऑलवेज परपेंडिकुलर लगता है। दिस इज व्हाई इट ओनली चेंजेस द डायरेक्शन, इट ओनली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द, it only changes the direction of charge particle, not its speed। तो इसको प्योरली किसका एक्सपीरियंस होता है? इसको सिर्फ एक्सपीरियंस इस बात का होता है कि इस पर एक मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रहा है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द चार्ज। तो वो क्या कंक्लूड करता है? अगर वह एक्सपेरिमेंटली इसे देखता है तो वो पाता है कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। कैसे पाता होगा? चार्ज की क्वांटिटी में वह परिवर्तन करता है तो वो पाता है कि फोर्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है। अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन पाथ गेट्स चेंज, मास रिमेनिंग द सेम। ओनली चार्ज अगर इंक्रीज किया जाता है पार्टिकल पर तो वो देखता है कि फोर्स चेंज हो जाता है। तो फोर्स चेंज हो जाता है तो ये कैसे ऑब्जर्व करता हो गया कि अगर मास पार्टिकल का सेम है, चार्ज अगर उस पर बढ़ा दिया जाता है तो उस पर फोर्स कैसे बढ़ जाता है? डेफिनेटली फोर्स जो बढ़ते है वो उसका डायरेक्शन तेजी से चेंज करने लगता है, उसका डायरेक्शन तेजी से चेंज करने लगता है। तेजी से चेंज करने का मतलब क्या है, जरा देखिए। अगर आप देखें कि अगर किसी पार्टिकल पर उसके वेलोसिटी के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर फोर्स लगता है तो वह सर्कुलर पाथ पर मोशन करता है। इसको हमने कहाँ पढ़ा था? कहाँ पढ़ा था? सर्कुलर मोशन में। और ये हमारा लग रहा है फोर्स। अब हमने मास को कांस्टेंट रखा है चार्ज पार्टिकल की, चार्ज को केवल बदला है, चार्ज को केवल बदला है, स्पीड तो चेंज हो ही नहीं सकती। स्पीड चेंज क्यों नहीं हो रही है? स्पीड इसलिए नहीं चेंज हो रही है कि ये जो फोर्स लग रहा है, एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व कर रहा है कि ये क्या कर रहा है, ये कहाँ लग रहा है, वह उस पर परपेंडिकुलर लग रहा है, तो स्पीड भी नहीं चेंज हो रही है। इट मीन्स नाइदर m चेंजेस नॉट d चेंजेस, बट वह ऑब्जर्व करता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज हो रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज हो रहा है। और वो देखता है कि r की वैल्यू F कैसे चेंज हो सकता है, r की वैल्यू घटेगी। तो वो देखता है कि उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो घट रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो घट रहा है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो रहा है? घट रहा है। तो देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका घट रहा है। रेडियस ऑफ कर्वेचर घटने का मतलब क्या होता है कि फोर्स बढ़ रहा है, क्योंकि न्यूमरेटर अगर कांस्टेंट हो और पहले अगर इस पाथ पे मान लीजिए सपोज कीजिए इस पाथ पर घूम रहा है तो अब छोटे पाथ पर घूमने लग रहा है, छोटे रेडियस के सर्किल पे घूमने लग रहा है। आर का घटना ये साबित करता है कि एफ बढ़ रहा है। तो अब हम देख चुके हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा हो जाता है, जिससे एक्सपेरिमेंटर ने जो है ऑब्जर्व किया होगा कि एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। इसका मतलब हो रहा है कि एफ की वैल्यू बढ़ रही है। फिर उसके बाद और उसने क्या ऑब्जर्व किया, स्पीड को घटाया और बढ़ाया, स्पीड को घटाया और बढ़ाया।
स्पीड को घटाने पर उसने ऑब्जर्व किया, स्पीड को घटाने पर उसने ऑब्जर्व किया कि फोर्स घट गया। स्पीड को घटाने पर उसने देखा कि फोर्स घट गया। स्पीड को बढ़ाने पर फोर्स उसने ऑब्जर्व किया बढ़ गया, राइट। फिर उसने ये ऑब्जर्व किया कि अगर इसको डिफरेंट डायरेक्शन में सेंड करते हैं तब क्या होता है। ये तो हमने वायर के परपेंडिकुलर भेजा, वायर से परपेंडिकुलर डाउनवर्ड भेजा, राइट। तो इसमें तो एक चीज है, उसने 360 डिग्री पर, यानी इसको मिस्टर 360 डिग्री, यानी एबी डिविलियर्स बना दिया चार्ज पार्टिकल को, डिफरेंट डायरेक्शन में भेजा। और फिर जब उसने स्टडी किया तो उसे पता चला कि ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो मॉड ऑफ v sin थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मॉड ऑफ v sin थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी v पर नहीं, v sin थीटा पर भी डिपेंड कर रहा है, यानी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पर भी डिपेंड कर रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज का जो वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में आते हैं तो फोर्स मिनिमम लग रहा है। लेकिन ये थीटा क्या है, थीटा की वैल्यू में परिवर्तन करने पर, यानी थीटा अगर 0 रहता है, यानी कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो या चाहे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट में अगर मूवमेंट करता है हमारा चार्ज पार्टिकल, तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगता, फोर्स 0 हो जाता है। यानी फोर्स केवल v पे नहीं डिपेंड करता है, फोर्स किस पर डिपेंड करता है, v sin थीटा पर डिपेंड कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है, v sin थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो ऑब्जर्वेशन में क्या क्या उसको फैक्ट निकल के चले आए, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉड ऑफ v sin थीटा एंड F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कैसे ऑब्जर्व किया होगा, डेफिनेटली करंट की वैल्यू बढ़ाई होगी। जब करंट की वैल्यू बढ़ाई तो उसने ऑब्जर्व किया कि मैग्नेटिक इफेक्ट बढ़ा, और मैग्नेटिक इफेक्ट बढ़ने पर भी फोर्स की वैल्यू बढ़ गई। फिर इसने इस तीनों को कंबाइंड कर दिया तो क्या पाया, F Q V V sin थीटा, F Q V V sin थीटा, और F इक्वल्स टू K Q V V sin थीटा। दिस मीन्स अगर सारी यूनिट्स SI सिस्टम में ली जाएं तो K की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली कितनी पाई गई, 1। यानी जो फोर्स लग रहा है चार्ज पार्टिकल पर वो क्या लग रहा है, Q V V sin थीटा। तो Q तो स्केलर क्वांटिटी है, ये फोर्स क्या लगा, V क्रॉस V। फोर्स क्या लगा, अगर इन वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो इस पर लगने वाला फोर्स जो है कितना लगा, F इक्वल्स टू Q V क्रॉस V। इसके मतलब अगर कोई चार्ज पार्टिकल वे वेलोसिटी से मैग्नेटिक बी इंटेंसिटी के मैग्नेटिक फील्ड में बी वेलोसिटी से मूवमेंट करता है तो उस पर लगने वाला फोर्स वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, Q V क्रॉस V। आप सभी लोगों ने वेक्टर पढ़ा है, जब सबने वेक्टर पढ़ा है तो आपको यह भी पता होगा ये A क्रॉस B की डायरेक्शन किधर होती है। A क्रॉस B की डायरेक्शन या तो राइट हैंड स्क्रू रूल से दी जाती है, थंब रूल से दी जाती है, और यहाँ पर हम लोग जो देते हैं वो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से देखते हैं, जिसमें इसको हम पॉजिटिव, इसमें हम पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट के डायरेक्शन में रखते हैं या करंट के डायरेक्शन में सेंट्रल फिंगर को रखते हैं। इंडेक्स फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में डायरेक्टेड करते हैं, तो जो फोर्स लगता है वो हमारे थंब के डायरेक्शन में लगता है।
अगर इसी एक्सपेरिमेंट को हम देखना चाहें तो देखिए, जब हमारा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूवमेंट किधर कर रहा था, ऊपर की तरफ, किधर मूवमेंट करता, ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड किधर थी, नीचे की तरफ। और हमारा थंब किधर जा रहा है, इसके मतलब किसी भी मूविंग चार्ज को अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूवमेंट कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन अगर हमको पता लगानी होगी तो हम क्या करेंगे, चार्ज के मूवमेंट के डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, इसको रख देंगे, किसको, इसको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, और इसको क्या करेंगे, ये ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन दे देगा। तो ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हमको पता लग जाएगी फ्लेमिंग के हाँ। एक और रूल है, और है राइट हैंड थंब रूल, क्योंकि आप सबको ये पता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी। कैसे हमने डिसाइड कर दिया कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो राइट हैंड थंब रूल हम यूज करते हैं। तो हम अंगूठे को किधर करते हैं, थंब को किधर करते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। थंब को हम अलाइन करते हैं एलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ करंट, एलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ करंट, और उंगलियों को कर्ल करते हैं यूं। तो देखिए, अगर राइट में देखेंगे तो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, ये उंगलियां हमारी किधर जा रही है, अंदर, और निकलने का यहाँ मौका होता हो तो डेफिनेटली इस साइड में किधर आती, इधर की तरफ। यानी इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर इनवर्ड है, और इस डायरेक्शन में क्या है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड है। तो इससे हमको ये जानकारी मिली है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर अंदर की तरफ होगी, और चार्ज पार्टिकल हमारा पॉजिटिव है, तो जिस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल मूवमेंट कर रहा है उसी डायरेक्शन में करंट भी होगी। तो जो हमारा थंब जो है वो किधर डायरेक्टेड हो रहा है, टुवर्ड्स वायर। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा मैग्नेटिक फोर्स जो है वो वायर की तरफ अट्रैक्टेड हो रहा है। अगर हम इसकी वेलोसिटी को चेंज कर देंगे तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, देखिए ध्यान से। अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, मूवमेंट नीचे, यानी करंट नीचे की तरफ फ्लो कर रही है, यानी चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट नीचे है, उस डायरेक्शन में हमने इसको कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड अब भी उसी डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड अब भी उसी डायरेक्शन में है, लेकिन देखिए क्या है, फोर्स किधर लगने लगा, अवे फ्रॉम द कंडक्टर। बट अगर इसको हम निगेटिव चार्ज कर दें और इसका मूवमेंट ऊपर कराएं तब क्या होगा, किधर होगा, यानी नेगेटिव चार्ज का मूवमेंट ऊपर होना, इसके मतलब करंट का नीचे होना। ध्यान रखिएगा, हमें जो है इस सेंट्रल फिंगर को कहाँ रखना है, हमें इस सेंट्रल फिंगर को कहाँ रखना है, हमें इस सेंट्रल फिंगर को रखना है पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट के डायरेक्शन में या करंट के डायरेक्शन में, या निगेटिव चार्ज के मूवमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट। और इसको किधर रखना है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। ऑटोमेटिकली ये क्या दे देगा, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को दे देगा। किसको दे देगा, मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को दे देगा। अब जरा समझने की बात होती है, अगर हमारा निगेटिवली चार्ज पार्टिकल ऊपर जा रहा है, इसके मतलब करंट नीचे की तरफ फ्लो कर रही होगी, और करंट नीचे की तरफ फ्लो कर रही होगी तो हमारा जो इंडेक्स फिंगर है डेफिनेटली किधर जा रहा है, आपको दिख रहा है ना, कैसे किधर जा रहा है, अंदर की तरफ। और हमारा थंब किधर जा रहा है, राइट डायरेक्शन में जा रहा है। किधर जा रहा है, राइट में, यानी अवे फ्रॉम द वायर जा रहा है। इस तरीके से ये मैग्नेटिक फोर्स केवल चार्ज पर नहीं डिपेंड करता है, उसकी वेलोसिटी पे नहीं डिपेंड करता है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पर ही, यानी के बीच के एंगल पर नहीं डिपेंड करता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पर ही नहीं डिपेंड करता है, एक और बात पे डिपेंड करता है कि चार्ज का नेचर कैसा है। पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स अलग डायरेक्शन में होगा और नेगेटिव चार्ज में मूवमेंट का डायरेक्शन अलग होगा, और इसी आधार पर
थॉमसन ने बताया था कि कैथोड रेज जो कैरी करती हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होती हैं, क्योंकि अगर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होती अगर वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होती तो क्या होता, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होती तो डेफिनेटली उसके मूवमेंट की डायरेक्शन कुछ और होती, उसके डेविएशन की डायरेक्शन कुछ और होती, और डेफिनेटली उन्होंने फ्लेमिंग के रूल की स्टडी की होगी, राइट। तो अब किया होगा, अगर उस समय तक आ गया होगा फ्लेमिंग का रूल तो उसके आधार पर ही उन्होंने डेविएशन से पता लगाया होगा कि ये नेगेटिवली चार्ज को कैरी करती हैं। क्लियर हो गया, ये बात एकदम क्लियर हो गई। यानी क्या है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल क्यों वी वेलोसिटी से डी इंटेंसिटी के मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से थीटा एंगल पे जाएगा तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करता है। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दो अलग अलग चीजें, अलग अलग टाइप के फोर्सेस नहीं हैं। ये दोनों मिलकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बनाते हैं, ये दोनों मिलकर मैग्नेटिक फोर्स लगाते हैं, राइट। जैसे अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं एक्ट करता है, और वहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो प्योरली उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। और कहीं पर अगर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट है, कर रहा है, और कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाला कोई सिस्टम मौजूद नहीं है तो उस पर केवल मैग्नेटिक फील्ड लगता है, मैग्नेटिक फोर्स लगता है, उस पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहता है। लेकिन अगर चार्ज मूवमेंट भी कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रही है, तो उस पर दोनों ही टाइप के फोर्सेस लगते हैं और दोनों मिलकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। इसीलिए जैसे फंडामेंटल फोर्सेस में हमने 4 टाइप के फोर्सेस पढ़े थे, क्या पढ़े थे, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था, एक फंडामेंटल फोर्स था। दूसरा न्यूक्लियर फोर्स पढ़ा था या शॉर्ट रेंज फोर्सेस। तीसरा वीक फोर्सेस या वंडरवाल फोर्सेस पढ़ा था। चौथा हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स अलग अलग नहीं, दिखने में ऐसा लगता है बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैटर और एनर्जी कुछ समय पहले तक अलग अलग एंटाइटीज समझी जाती थी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी होता था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी होता है। आज हम जान चुके हैं कि ये दोनों एक ही एंटाइटी के अलग अलग रूप हैं। मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है। आप देख सकते हैं, सिंपल कोई रिएक्शन देखिए, अगर 2 हाइड्रोजन एटम मिलकर एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, और कहाँ चली जाती है वो एनर्जी, जो आती है वो हाइड्रोजन की मास की कीमत पर जाती है। हाइड्रोजन का कुछ मास डिसअपीयर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और यही कारण है कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का जो मास होता है हाइड्रोजन एटम के कंबाइंड मास से कम होता है। इट मीन्स कुछ मास ऐसा होता है, लेकिन जब हाइड्रोजन बांड को तोड़ते हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच के बांड को तोड़ते हैं तो हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, और उस एनर्जी का कुछ हिस्सा अब दोनों एटम लेके जाते हैं और फिर से वो अपना ओरिजिनल मास गेन कर लेते हैं। तो आज जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी ज़्यादा अच्छा एग्जिस्ट करेगा इन कंपेरिजन टू अलग अलग, राइट। अब उसी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो दोनों ही फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में भी होगा, मैग्नेटिक, लेकिन दोनों ही एक ही एंटाइटी के 2 रूप हैं और दोनों अलग अलग परिस्थितियों में वर्क करते हैं, और कभी कभी ये दोनों साइमल्टेनियसली भी वर्क कर सकते हैं। तो हम लोगों ने अभी मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल Q को, जो बी वेलोसिटी से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में था, उसके मोशन को हमने स्टडी किया था फ्रेमियस में। अब सेम फिनोमेना को हम एक दूसरे फ्रेम
S1 में ऑब्जर्व करने जा रहे हैं, S1 में ऑब्जर्व करने जा रहे हैं, जो S1 है वो v वेलोसिटी से, यानी जिस वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल आपका मूवमेंट कर रहा है उसी वेलोसिटी से आपका फ्रेम भी क्या कर रहा है, ये भी उसी डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है। तो ये दोनों पार्टिकल रिलेटिव टू ईच अदर रेस्ट में है। अब चूंकि इस फ्रेम में ये चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो डेफिनेटली ये, लेकिन ये भी ऑब्जर्व कर रहा कि ये चार्ज पार्टिकल क्या हो रहा है, इधर जा रहा है, टुवर्ड्स वायर अट्रैक्टेड हो रहा है, टुवर्ड्स वायर अट्रैक्टेड हो रहा है। लेकिन इसका व्यूज थोड़ा अलग हो जाएगा, ये अपने ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट थोड़ा अलग बताएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे वो तो सेम रहेगा ही रहेगा, तो इसको दिखाई पड़ेगा कि उसी डायरेक्शन में जा रहा है, उसको केवल ये इस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई पड़ेगा, उसको इस पाथ पे कड़ पाथ पर ना जाता हुआ दिखाई देकर उसको क्या दिखाई पड़ेगा, वो डायरेक्टली गोइंग टुवर्ड्स। अब चूंकि इस पार्टिकल को ये, इस ऑब्जर्वर को ये चार्ज पार्टिकल रेस्ट में दिखाई पड़ेगा तो वो इसे इंटरप्रिटेट करेगा कि यह प्योरली एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। यानी इस फ्रेम में जहां पर ये प्योरली इस चार्ज पार्टिकल के डेविएशन को प्योरली मैग्नेटिक फील्ड के एक्सपीरियंस से बता रहा है, ये वाला पार्टिकल चूंकि विद रिलेटिव टू इन कंपैरिजन टू दिस, यानी इन रिलेटिव टू S1 ये चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, इसलिए चूंकि उसको पता है कि रेस्ट में है तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, और ये कड़ पाथ पर मूव करने के बजाय क्या कर रहा है, वो स्ट्रेटली जा रहा है किधर की तरफ, वायर की तरफ। तो ये ऑब्जर्व करेगा कि इस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। इट मीन्स दो अलग अलग फ्रेम में सेम घटना को अगर ऑब्जर्व किया जा रहा, सेम फिनोमेना को ऑब्जर्व कर रहा है, तो दो कंक्लूजन आ रहे हैं। यस के फ्रेम में इसे प्योरली मैग्नेटिक फील्ड दिखाई पड़ रहा है और फ्रेम S1 में इसको ये प्योरली इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई पड़ रहा है। इससे पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इंडिपेंडेंट नहीं है, ये दोनों कंबाइंड होकर एक ही फोर्स के हिस्से हैं, और वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब हम डिस्कस करेंगे पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल व्हेन इट मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल थीटा। मान लीजिए कोई मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है। अभी पिछले एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने देखा था, मान लीजिए कि हमारे चार्ज पार्टिकल के मूवमेंट की डायरेक्शन ये है और मैग्नेट के ये किसको, ये पैरेलल लाइंस किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को। मान सकते हैं कि ये पैरेलल और इक्विडिस्टेंट हैं, पैरेलल और इक्विडिस्टेंट हैं, और पैरेलल और इक्विडिस्टेंट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या रिप्रेजेंट करती हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। इसके मतलब इसके हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम है, और ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से क्या एंगल बनाती है, थीटा एंगल बनाती है, राइट। अब चूंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके इफेक्ट को हम दो डायरेक्शन में, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑब्जर्व कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट आएगा, v cos थीटा। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आएगा, v cos थीटा। और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट जाएगा वेलोसिटी का, v sin थीटा। क्या जाएगा, v sin थीटा। जैसा कि पिछले एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने देखा था कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूवमेंट करता है, चाहे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में या चाहे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट, तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं करता, कोई भी फोर्स
एक्ट नहीं करता। तो इससे हम लोग इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि इस कंपोनेंट के कारण तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगने वाला नहीं है। और ये फोर्स किधर लगेगा और कितना लगेगा? ये लगेगा mb sin थीटा। और सपोज कीजिए ये चार्ज पार्टिकल जो है वो कैसा है? प्लस क्यू है। चार्ज पार्टिकल कैसा है? प्लस क्यू है। तो इस पर जो फोर्स लग रहा है mb sin थीटा, ये गलत है। ये क्या है? ये डेफिनेटली गलत है। मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा वो लगेगा क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। अच्छा हाँ, पीछे हमने ये भी पढ़ा था, लास्ट आर्टिकल में हमने ये भी पढ़ा था, एक्सपेरिमेंटली हमने इसे फाइंड आउट किया था कि जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है उसकी डायरेक्शन वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर लगती है। और किससे दी जाती है? फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के यूज से उसकी डायरेक्शन फोर्स की हम पता करते हैं। और ये हम आप तक कंक्लूड कर चुके हैं कि ये फोर्स जो होगा वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होता है और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर लगता है। और जो हमारा वो है, क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट से हम समझ सकते हैं कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन पे कब चलता है? जब उस पर फोर्स नॉर्मल लगता है। इट मींस ये फोर्स वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर चूंकि एक्ट कर रहा है तो ये इसके वेलोसिटी को चेंज नहीं करेगा। ये क्या करेगा? केवल इसके डायरेक्शन को चेंज करेगा। और इस डायरेक्शन को चेंज करेगा तो क्या होगा? ये एक सर्कुलर पाथ पे मूवमेंट करेगा। लगातार इसकी डायरेक्शन चेंज होती रहेगी, स्पीड सेम बनी रहेगी। तो ये क्या करेगा? एक सर्कुलर पाथ अडॉप्ट करेगा। इट मींस ये मैग्नेटिक फोर्स इसे एक सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो हम कह सकते हैं कि दिस फोर्स इज गोइंग टू प्रोवाइड सेंट्रीपेटल फोर्स mb sin थीटा इज इक्वल टू mb sin थीटा होल स्क्वायर अपॉन r, where r is the radius of circular path. Now we cancel it and get the radius of charge particle moving in magnetic field with velocity v, having charge q in the intensity of magnetic field v, making an angle theta with the direction of field. क्लियर? ये हो गया हमारा चार्ज पार्टिकल अगर v वेलोसिटी से m मास का है, चार्ज q है और b इंटेंसिटी के मैग्नेटिक फील्ड में ट्रेवल कर रहा है तो ये इस रेडियस के सर्कुलर पाथ को अडॉप्ट करेगा। तो जाहिर है कि ये हमारा चार्ज पार्टिकल कैसे मूवमेंट करने लगेगा? यूं करने लगेगा। और एक राउंड कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा? सरकमफरेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी अलोंग सरकमफरेंस, राइट? अब क्या हो जाएगा? ट्वाइस पाई, आर की जगह पर ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे mb sin थीटा अपॉन क्या हो जाएगा? q इंटू वी साइन थीटा। ये कैंसिल हो गया। इट मीन्स क्या हुआ? इसके मतलब क्या हुआ? हमें t की वैल्यू प्राप्त हो गई ट्वाइस पाई m अपॉन क्यू वी। कुछ आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे? जो टाइम पीरियड है नाइदर डिपेंड अपॉन द स्पीड, नाइदर डिपेंड अपॉन द एंगल एट विच दिस चार्ज पार्टिकल एंटर इन द मैग्नेटिक फील्ड। यानी चार्ज पार्टिकल में जिस एंगल पर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया है उस पर भी नहीं डिपेंड कर रहा है। इट मीन्स टाइम पीरियड solely depend upon three factors: mass of the charge particle, charge of the charge particle and intensity of magnetic field। अगर आपसे कहे कि कोई चार्ज पार्टिकल जो है जिसका मास m है, चार्ज q है, v इंटेंसिटी के मैग्नेटिक फील्ड में ट्रेवल कर रहा है, तो आपको न तो वेलोसिटी की चिंता करनी है
ना आपको केयर करना है एंगल की, आप सीधा क्या कर देंगे, ध्यान रखिएगा थीटा 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि थीटा अगर 0 हो गया तब तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ही नहीं, तो सर्कुलर मोशन करेगा ही नहीं, तो टाइम पीरियड की बात आएगी ही नहीं। जान रहे ना, इनफाइनाइट रेडियस पे चक्कर काटेगा तो टाइम पीरियड उसका इनफाइनाइट हो जाएगा, तो उसके बारे में हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। टाइम पीरियड तब भी निकाला जा सकता है, लेकिन वो टाइम पीरियड कैसा होगा, अनडिफाइंड होगा। टाइम पीरियड कैसा होगा, अनडिफाइंड होगा। इनफाइनाइट रेडियस के सर्किल पे चक्कर काटेगा तो जाहिर कब उसका चक्कर कंप्लीट होगा इसके बारे में हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं होंगे। जब हम उसके बारे में कहने की स्थिति में नहीं होंगे, वो अनडिफाइंड क्वांटिटी है, तो हम क्यों उसे निकालेंगे। ठीक, तो अब ये है कि ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। अगर पूछ रहा है कि फ्रीक्वेंसी बताई, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 1/t, और ये क्या हो जाएगा, qv/2πm। क्लियर। तो इसके मतलब हमने क्या पढ़ा कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल क्यू चार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज है v वेलोसिटी से v इंटेंसिटी के मैग्नेटिक फील्ड में, अगर थीटा एंगल पे एंट्री मारता है तो उसकी रेडियस क्या होगी, r = mv sin θ/qv, और टाइम पीरियड क्या होगा, 2πm/qv, और 1 सेकंड में कितने जो है रिवॉल्यूशन करेगा, वो qv/2πm। अब प्रश्न उठता है कि ये वाला कंपोनेंट क्या करेगा। अब इस वाले कंपोनेंट के कारण आपका चार्ज पार्टिकल जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा एक कांस्टेंट वेलोसिटी से। क्यों, क्योंकि इस पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। तो जब कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा। इट मीन्स ये सर्कुलर पाथ नहीं अडॉप्ट करेगा। ये सर्कुलर पाथ केवल तब अडॉप्ट करेगा जब थीटा 90 हो, और थीटा 90 होगा तो v cos थीटा क्या हो जाएगा, 0। इट मीन्स कंप्लीट एक ही सर्कुलर पाथ पे चक्कर काटेगा। अदरवाइज ये क्या करेगा, इसका पाथ हेलिकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेलिकल हो जाएगा, राइट। और जहां से इसने स्टार्ट किया था, एक चक्कर एक राउंड जब कंप्लीट करेगा तब तक उसको टाइम लग जाएगा t, और इस दौरान वो क्या करेगा, v cos थीटा स्पीड से चलेगा। तो एक टाइम पीरियड में हमारा चार्ज पार्टिकल जो होगा वह इस डिस्टेंस से, कितने डिस्टेंस से, tv cos थीटा डिस्टेंस से हर राउंड में आगे बढ़ेगा। यानी दो सेम फेज में आने वाली पोजीशंस के बीच का डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, t इंटू v cos थीटा। t की वैल्यू आप रख दें तो ये क्या हो जाएगा, 2πm qv v cos थीटा। व्हाट इज द पिच। एक राउंड कंप्लीट करने में चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जितना आगे बढ़ जाता है उसे हम क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। तो अगर पिच पर कोई सवाल आता है तो आप इसे यहां कर सकते हैं। ओके।